हेलो बच्चों, कैसे हो? तबीयत ठीक ठाक? ओके, चलो अब हमने 7 चैप्टर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल 12 जितने कर दिए। फ्रॉम टुडे 7.13 और हमें करना है यहाँ पर इक्वेशन डिराइव करनी है यूजिंग बेसिक प्रिंसिपल्स। तो बेसिक प्रिंसिपल के यूज से हमें इक्वेशन डिराइव करनी है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। फॉर दैट जस्ट रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन? Then formula for the angular acceleration alpha is d omega upon dt. Just make subject d omega. It is alpha dt. चलो दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन both the sides. Therefore, integration of d omega is integration of alpha dt. Then integration of d omega तो ओमेगा होता है, अल्फा कांस्टेंट है, ओनली इंटीग्रेशन ऑफ dt. Then omega is equal to alpha, इंटीग्रेशन ऑफ dt is t. अब यहाँ पर अगर कहीं पर भी लिमिट ना हो तब उसको एज ए अनसर्टेन जो इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, तब यहां पर हमें उसके लिए कांस्टेंट लिखना पड़े। तो फिजिक्स में फैसिलिटी है कि कई बार कांस्टेंट सी लिखेंगे, कई बार नहीं लिखेंगे। यहां पर रिक्वायरमेंट है हमें, तब ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा टी प्लस सी, ये इंटीग्रेशन का रूल है। इंटीग्रेशन करो तो एक कोई भी कांस्टेंट रखना है। देन सी तो बोल सकते हैं यहां पर c क्या है, तो c इज एनी कांस्टेंट। अब यही कांस्टेंट की वैल्यू हमें लेनी है, तो बोल सकते हैं कि 4t इज इक्वल टू 0। इनिशियल टाइम पर उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो इनिशियल ओमेगा नॉट, मतलब t इज इक्वल टू 0 रखो यहाँ पर, तो ये तो 0 हो गया। ओमेगा की जगह पर क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट, तो c की वैल्यू वही हो गई। देखो t इज इक्वल टू 0 तो ये 0 हो गया। ओमेगा की जगह पर ओमेगा नॉट बोल देंगे, इनिशियल एंगुलर स्पीड। देन c इज इनिशियल एंगुलर स्पीड। अब क्या बोल सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट। एंड व्हाट वी कैन से ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, अदरवाइज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस सॉरी अल्फा टी। बस यही इक्वेशन तो हमें डिराइव करनी है यूजिंग बेसिक प्रिंसिपल। ओके, चलो नंबर 14 क्या दिया 14 में हमें, तो यहां पर ऐसा बोला है कि कोई भी एक फ्लाई व्हील है और वो उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो 16 सेकंड में 1200 से 3120 रोटेशन पर मिनट हो रही है। तब उसका चाहिए हमें कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन एंड वो कितने नंबर ऑफ रोटेशंस कर सकता है। तो चलो जो डेटा दिया है वो पहले का टाइम दिया है 16 सेकंड, फिर उसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी, तो इट इज 1200 आरपीएम। आरपीएम मींस रोटेशन पर मिनट। अब जो यहाँ पर यूनिट है रोटेशन पर मिनट, हमें तो ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकंड हो तो ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब रोटेशन पर मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड में। आरपीएम मींस रोटेशन पर मिनट, यू कैन से रिवॉल्यूशन पर मिनट आल्सो, कुछ भी बोल सकते हो, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। तब यहां पर ये 1200 है, एक रोटेशन करेगा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई जितना होता है। इसका मतलब रोटेशन के लिए 2 पाई मल्टीप्लाई करो और पर मिनट है तो मिनट को सेकंड के लिए 60, तो ये हो गया रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब रोटेशन पर मिनट को अगर तुम्हें रेडियन पर सेकंड में करना है तो 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करना। ओके, तो
तो चलो अब क्या होगा, ये एक 0 कैंसल, ये हो जाएगा 20 इंटू 2 40 पाई आएगा रेडियन पर सेकंड। एंड अब ओमेगा ये इनिशियल दिया तो फाइनल कितना है 3120 आरपीएम रोटेशन पर मिनट। दिस ऑल्सो कन्वर्ट इनटू रेडियन पर सेकंड। कैसे है, तो 3120 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 रेडियन पर सेकंड। तो इसका आंसर करो, वो आंसर तुम्हें कुछ मिलेगा 104 पाई रेडियन पर सेकंड। ओके, अब करना है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो बस ये फॉर्मूला यूज कर दो, यूजिंग ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देयरफॉर अल्फा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई टी। फाइनल स्पीड कितनी 104 पाई माइनस ओमेगा नॉट कितना 40 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि टाइम हमें दे रखा है 16। चलो इसका कैलकुलेशन करो, कुछ तुम्हें आंसर मिलेगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन तुम्हें अपने आप कर देनी है। चलो अब चाहिए हमें इसके नंबर ऑफ रोटेशंस। तो नंबर ऑफ रोटेशंस के लिए अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाए हमें, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक अगर ऐसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसका होता है 2 पाई रेडियन। ऐसे डबल रोटेशन हुए तो 4 पाई, मतलब जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिले उसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, दैट इज नंबर ऑफ रोटेशन। तो पहले करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला हमारे पास ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट कितना इनिशियल 40 पाई, तो 40 पाई इंटू 16 प्लस अल्फा, अल्फा कितना मिला हमें 4 पाई इंटू 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये मिल जाएगा 16 इंटू 4, तो 640 पाई प्लस कितना होगा ये, तो ये मिलेगा कुछ 512 पाई और टोटल हो जाएगा कुछ 1152। हाँ देख लेना एक बार कैलकुलेशन, दिस इज रेडियन। ये मिला हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब चाहिए नंबर ऑफ रोटेशंस, तो याद करो कि नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो मिल जाएगा हमें नंबर ऑफ रोटेशंस। ओके, तो ये मिलेगा तुम्हें कुछ 576 1152 पाई डिवाइडेड बाय, करोगे तो पाई कैंसल, 1152 बाय 2 इज 576। इतने नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे। ओके, चलो वीडियो पोस्ट करके लिख दो, ये पूरा कंप्लीट कर दो। चलो अब नंबर 15 क्या दिया है, 15 में देखो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है नंबर 15 से रिलेटेड। क्या दिया हमें 15 में, एग्जाम्पल नंबर 15, जिसमें एक नेग्लिजिबल मास जैसा कोई भी एक फ्लाईव्हील दे रखा है जिसका मास है 20 kg और उसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, जिसको ऐसे डायग्राम से दिखा और बोला है कि 25 न्यूटन कुछ फोर्स लगाया, तब उसका एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अगर वो 2 मीटर जितना उसका जो थ्रेड उसमें दिया है वो ओपन हो रहा है तो उसका वर्क डन कितना होगा, और उसकी हमें रोटेशन काइनेटिक एनर्जी चाहिए और फिर कंपेयर करना उसको। तो चलो यहाँ पर
अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखें तो ये कोई भी एक फ्लाई व्हील जिसका, चलो ये बोल देता हूं मैं रेडियस, उसके ऊपर थ्रेड लगाया और फिर उसको ओपन भी करना है विथ फोर्स 25 न्यूटन, तो फोर्स एंड जो रेडियस होगा वो तो परपेंडिकुलर ही रहेगा। ओके, अब उसका मास दे रखा है हमें कितना, 20 kg, रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, मीन्स 0.2 मीटर हो जाएगा। ओके, चलो अब फाइंड करना है हमें उसका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट वन एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए देखो आर और एफ है तो टॉर्क कर सकते हैं पहले, देन टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ होगा, बिकॉज यहां पर आर एंड एफ जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा 90 तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा। और टॉर्क की दूसरी इक्वेशन भी हमारे पास आई अल्फा, तो टॉर्क की जगह पर आई अल्फा ऐसे आर एफ, बस अल्फा चाहिए तो आर एफ अपॉन आई, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। आर एंड एफ तो है हियर, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील, तो फ्लाईव्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है नियर अबाउट कोई भी डिस्क, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू हो जाएगा mr²/2। तो पहले इसकी कैलकुलेशन कर दो, मास कितना 20, r² मतलब 0.2 दो बार लिख दो, डिवाइडेड बाय 2, देन व्हाट अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, तो ये अगर कैंसिल करेंगे तो 10 और 0.2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0.2 मतलब 0.4 kg/m² होगा। ओके, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बस अब मिल सकता है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू आर एफ अपॉन आई, आर कितना 0.2, एफ कितना 25 और आई कितना 0.4। तो देखो वैसे तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे करेंगे तो 2, तो 25/2 मतलब 12.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन मिला हमें अल्फा। चलो अब सेकंड चाहिए हमें कि उसका वर्क डन कितना होगा जब वो 2 मीटर ओपन होगा, तो व्हेन इट ओपन अप टू 2 मीटर द वर्क डन, तो वर्क डन W होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना 25, ओपन कितना होगा 2 मतलब 50 जूल होगा। ओके, चलो अब उसके हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, लेकिन ये रोटेट करेगा, जैसे इसको खींचोगे थ्रेड से ये तो रोटेट करेगा, तो हमें चाहिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो बोल सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो आई तो है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस ओमेगा अगर हमें मिल जाए तो ओमेगा हो जाएगा तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाए, और वही ओमेगा के लिए अब हमें कैलकुलेट करना पड़े उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है यूजिंग ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। हियर इनिशियल तो 0 है, इसलिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, अल्फा भी है हमारे पास, बस अगर थीटा मिल जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हमें ओमेगा मिल सकता है, डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर का आंसर यहां पे रखेंगे, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाए। देयरफॉर अब है हमारा, हमें थीटा कैलकुलेट करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तब यहां पर ये जो भी थ्रेड हम खींचे और
उसके ओपन की वजह से हमें उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, तब यहां पर बोल सकते हैं थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, जो लेंथ ओपन हुई, ओपन लेंथ ऑफ द थ्रेड डिवाइडेड बाय उसका रेडियस। देखो प्रैक्टिकली, और ये हमने इक्वेशन वैसे सेकंड चैप्टर में भी लिया ही है। यहां पर अगर थीटा चाहिए मतलब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जितनी लेंथ ओपन हुई इनटू डिवाइडेड बाय उसका रेडियस कर दो, वो मिलेगा हमें थीटा। तो कितनी लेंथ ओपन हुई 2, रेडियस कितना है उसका 0.2 मतलब 10 जितना रेडियन मिल सकता है बस। तो अब हमारे पास ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज 2 अल्फा, अल्फा मतलब 12.5 इंटू थीटा मतलब 10। ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ये तो 10 मल्टीप्लाई करें तो 125 इंटू 2 250 हो जाएगा। देयरफॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देन हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 0.4 इंटू 250, तो ये तो हो जाएगा 0.2, बस ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 25 इंटू 2 50 जूल। जो यहाँ पर वर्क डन हमें मिल रहा है 50, वही है यहाँ पर, मतलब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, तो इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आल्सो वी कैन से वर्क एनर्जी थ्योरम फॉलोड, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो कंपेयर से हम बोल सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो लास्ट में तुम्हें लिखना कि फ्रॉम बी एंड सी हियर इन रोटेशन मोशन आल्सो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉलोड, ऐसा लिख देना। ओके चलो नेक्स्ट नंबर 16। तो क्या दिया हमें 16 में, 3 ऑब्जेक्ट अलग अलग दे रखे हैं, एक कोई भी एक रिंग है, दूसरा है सिलेंडर और थर्ड है एक ऐसा स्फीयर। सिलेंडर और स्फीयर दोनों सॉलिड दे रखे हैं, सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर, और उसको कोई भी एक ऐसे इंक्लाइन पाथ से हम रिलीज कर दे, तब जो भी ऑब्जेक्ट नीचे आएंगे सभी का रेडियस सेम दे रखा है और किसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, मतलब ऐसा कुछ दे रखा है। ये कोई भी इंक्लाइन थीटा पाथ वाला इंक्लाइन जिसकी हाइट है h, और यहां पर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट रखना है, सभी की रेडियस सेम, फर्स्ट रिंग, फिर सॉलिड सिलेंडर, थर्ड सॉलिड स्फीयर। और अब हमें पता है अगर इसको रिलीज करेंगे तो ओनली सेंटर जो है वो लीनियर मोशन करेगा, बाकी जो भी ऐसे पार्टिकल्स है वो सब रोटेशन मोशन करेंगे। ओके, तब हमें उसकी स्पीड एट बॉटम चाहिए कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो चलो हमारे पास इसकी फॉर्मूला है, क्या बोल सकते हैं हम कि टोटल एनर्जी mgh क्या होगा, काइनेटिक प्लस रोटेशन मतलब हाफ mv स्क्वायर एंड हाफ i ओमेगा स्क्वायर, बट i क्या है हमारे लिए m का स्क्वायर, m v इज इक्वल टू, अगर मैं r ओमेगा ले लूं देन ओमेगा इज v अपॉन r, देन व्हाट वी कैन से अबाउट mgh, देन हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mk स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर मतलब v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। देन mgh राइट हैंड साइड में हम कॉमन ले सकते हैं हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर मास कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो बॉटम पर पहुंचेगा तो उसके मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी उसकी वेलोसिटी। बस अब हमें वेलोसिटी चाहिए
तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट द v? अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। और यही इक्वेशन हमने थियरी में डिराइव भी की है, याद करो। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में यही इक्वेशन हमने डिराइव की है। बस ये वापस हमने एक और बार कर दी। अब यहां पर करना है फर्स्ट फॉर रिंग। तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर एंड दैट इज mk स्क्वायर। मतलब मास कैंसिल करो, k स्क्वायर और r स्क्वायर सेम, k स्क्वायर और r स्क्वायर सेम करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 डिवाइड कर दो। वेलोसिटी फॉर द रिंग इज अंडर रूट gh सेज इक्वेशन 1। ये रिंग के लिए होगा। चलो अब सेकंड हमें चाहिए फॉर सॉलिड सिलेंडर। Then what about the moment of inertia for the solid cylinder? Solid cylinder just like disk। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2 एंड दैट इज mk स्क्वायर। तो मास कैंसिल करो, k स्क्वायर इज r स्क्वायर बाई 2। देन व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? देखो अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर की जगह पर r स्क्वायर बाई 2 रखो तो r स्क्वायर कैंसिल, ओनली 1 बाई 2। 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2। ओके, तो 2 ऊपर जाएगा, देन इट इज 4gh बाई 3। तो ये हो जाएगा 4gh बाई 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड करते हैं फॉर सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mk स्क्वायर। ओके, देन मास कैंसिल करो, k स्क्वायर इज 2/5 mr स्क्वायर। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर की जगह पर 2/5, r स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। चलो तो ये 5 करेंगे तो 5 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मतलब 10 हो जाएगा। तो अंडर रूट 10gh अपॉन 5 प्लस 2 7। इक्वेशन नंबर 3। 1 2 और 3 में से देखो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? अंडर रूट gh ज्यादा होगा कि अंडर रूट 4gh बाई 3 ज्यादा होगा कि अंडर रूट 10gh बाई 7? ये सबसे ज्यादा होगा। मतलब सॉलिड स्फीयर जो है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और सबसे लोवेस्ट होगी रिंग की। मास पर तो डिपेंडेंट है ही नहीं। ओके, आया समझ में कि नहीं? तो लास्ट में तुम्हें लिख देना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 the velocity of the solid sphere is maximum at the bottom of the inclined plane। और मिनिमम लिखना है तो फॉर द रिंग द वेलोसिटी इज मिनिमम। ओके, यहां पर सभी हमारे एग्जांपल्स खत्म हुए। चलो अब एक्सरसाइज में फर्स्ट वन, क्योंकि एक्सरसाइज भी थोड़ी कर देते। तो फर्स्ट वन क्या दिया है? फर्स्ट वन फॉर द एक्सरसाइज के अलग अलग हमें ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। स्फीयर है, सिलेंडर है, रिंग है, क्यूब है। सभी का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? तो लिख सकते हैं फॉर द स्फीयर सेंटर ऑफ मास इज एट जियोग्राफिक सेंटर, फॉर द सिलेंडर आल्सो एट इट्स सेंटर, रिंग उसके भी सेंटर पर, क्यूब है उसके भी सेंटर पर, सभी मतलब ऐसे जियोग्राफिक सेंटर पर तुम बोल सकते हो। चलो अब उसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि इट इज नेसेसरी that center of mass is remain inside of the material, then we can say it is not necessary. Center of mass may be inside or may be outside of the metal। अगर हम रिंग सोचें for the ring
तो रिंग मतलब जो तुमने हाथ में रिंग पहनी है वही, उसमें मटेरियल कहाँ पर, यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर होगा। फॉर द रिंग द सेंटर ऑफ मास इज एट आउटसाइड ऑफ द मेटल एंड फॉर अगर स्फीयर सोचे और उसमें भी सॉलिड स्फीयर ले ले तो सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो उसके मैटर के अंदर रहेगा। तो वी कैन से द सेंटर ऑफ मास मे बी इनसाइड और मे बी आउटसाइड ऑफ द मैटर। वो ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर रखा है, तो ऐसा आर्गुमेंट कर सकते हैं। चलो नंबर 2, जिसमें हमें कोई भी एक ऐसा HCl हमें एक पार्टिकल जैसा हम बोल सकते हैं, ओके, मोलेक्यूल दे रखा है हमने एंड उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है और क्लोरीन का मास जो हाइड्रोजन से 35.5 टाइम्स है, तो उसका हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो उसका कुछ डायग्राम सोच लेते हैं कि यहाँ पर H, चलो यहाँ पर Cl और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 1.27 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, लास्ट आंसर भी हम एंगस्ट्रॉम में करते हैं। और अगर हम हाइड्रोजन का मास H ले ले कि कंसीडर मास ऑफ हाइड्रोजन इज mH, देयरफॉर मास ऑफ क्लोरीन में लिखूं तो दिया है 35.5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। तब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, तो हम बोल सकते हैं कि नियर टू द हेवी पार्ट होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास नियर टू द क्लोरीन। चलो उसके लिए क्या करें, तब हमें कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। जस्ट कंसीडर द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम एट H के ऊपर ओरिजिन ले लेते, तब जो R1 होगा मतलब डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन वो तो 0 हो जाएगा और R2 क्लोरीन का डिस्टेंस ये तो 1.27 ही रहेगा। समझना है, सेंटर ऑफ मास के लिए हमें मास और डिस्टेंस दोनों चाहिए, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ क्लोरीन है। चलो अब हाइड्रोजन हमने ओरिजिन पे ले लिया तो उसका तो डिस्टेंस 0 हो गया, तो क्लोरीन का डिस्टेंस कितना, तो ये पूरा जो डिस्टेंस है वही। बस अब यूज करते हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, RCl is equal to m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, दो ही तो है। m1 मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन और उसका डिस्टेंस तो 0 है, m2 मास ऑफ क्लोरीन और डिस्टेंस उसका है 1.27 एंगस्ट्रॉम। लास्ट में आंसर जो है वो एंगस्ट्रॉम में मिलेगा। फिर ये mH प्लस मास ऑफ क्लोरीन, तो ये तो 0 हो गया पूरा, 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन। मास ऑफ क्लोरीन कितना है 35 टाइम्स 35.5 इंटू mH और ये 1.27 डिवाइडेड ये mH प्लस 35.5 mH। तो देखो ये नीचे तो हो जाएगा 36.5 mH कैंसल, 35.5 इंटू 1.27 जो करोगे वो तुम्हें सेंटर ऑफ मास मिलेगा। करो इसकी कैलकुलेशन करो, मैं भी कर रहा हूं, आंसर मिलेगा तुम्हें 1.235 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम H एटम। हाइड्रोजन से 1.23, देखो 1.27 ऑलरेडी है, 1.23 मतलब नियर अबाउट क्लोरीन पर ही तुम्हें नियरर मिलेगा उसका सेंटर ऑफ मास। ओके, तो हाइड्रोजन से 1.235, अगर क्लोरीन से पूछा है तो क्या करोगे 1.27 माइनस 1.235 कर दो, वो क्लोरीन से हो गया। यहाँ पर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तुम्हें। ओके चलो अब नेक्स्ट क्या दिया है हमें कि कोई भी एक ट्रॉली के अंदर एक ऐसा चाइल्ड बैठा हुआ और वो कोई भी एक ऐसे हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल लेस सरफेस पर 20 फीट से जा रही है ट्रॉली। फिर सडनली वो जो चाइल्ड है वो ऐसे ट्रॉली पे खड़ा हो गया और वो ऐसे रनिंग करने लगा। देन व्हाट अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ ट्रॉली एंड चाइल्ड।
तो देखो, अगर तुम ही हो चाइल्ड की जगह पर, तुम ट्रॉली के अंदर बैठ जाओ और फिर ट्रॉली जो भी स्पीड से जा रही है, तुम ट्रॉली के अंदर खड़े हो जाओ और फिर रनिंग करना चालू करो। तो रनिंग करना चालू करोगे, तुम्हारे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसमें रनिंग करने के लिए, कोई लगाएगा फोर्स और तुम उसके बाद भागोगे ऐसे ट्रॉली के ऊपर? नहीं ना। इसका मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चाइल्ड फॉर द रनिंग। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब उसका मोमेंटम कांस्टेंट है। मोमेंटम कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी आल्सो कांस्टेंट। देन सेंटर ऑफ मास, कोई स्पीड में चेंज नहीं आएगा। देन व्हाट अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द v, जो पहले की स्पीड है वही तो लिखना है तुम्हें इसमें 7.3 के आंसर में कि the no external force exerted on the child for the running in trolley, so the momentum remains constant, so velocity of center of mass is also remains constant, and therefore velocity of center of mass remains v, does not change। इतना लिख देना है। चलो नेक्स्ट टाइम में हम 4 से स्टार्ट करेंगे।